नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मॉक टेस्ट 8 यूपी पीसीएस 2021 आरओ एआरओ की परीक्षा, लोअर सबऑर्डिनेट की मुख्य परीक्षा, किसी भी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट 7 मॉक टेस्ट पहले किए जा चुके हैं। ये 8वां मॉक टेस्ट है। आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। अगर इसमें स्कोर आपका 30 से 35 के बीच में आता है तो आप अच्छी तैयारी की स्थिति में है। अगर इससे कम आता है तो थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए। करंट अफेयर और जीएस के समस्त प्रश्नों को समाहित करते हुए इस मॉक टेस्ट को बनाया गया है। और ऐसे ही अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2021 या आरओ के लिए, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम उपलब्ध है। पीसीएस के लिए 1 से 20 अक्टूबर के बीच में डेली एक टेस्ट का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। 2 टेस्ट हुए हैं, लेकिन अगर अभी आप उसको ज्वाइन करेंगे तो सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। और इसके अंतर्गत जितना भी यूट्यूब पर हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर, उनका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। तुरंत इसके बारे में जानकारी लेने के लिए यूपीपीसीएस 20 लिख के 6307281212 व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करिए इसी नंबर पर। चलिए शुरू करते हैं ये मॉक टेस्ट। आप लोग उत्तर देते चलेंगे और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करके अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है ये आपके साथ किसी अन्य के लिए भी उपयोगी है तो उसको शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता। कभी भी प्रश्न पढ़िए तो सही से पढ़िए। जैसे टेस्ट सीरीज में कई बार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन का कहीं कहीं आंसर जैसे बी टिक होना है और डी हो गया, व्याख्या पढ़ के उसको देख लीजिए। कहीं एक आध हो जाता है, 1% 2% ऐसी उम्मीद रहती है। लेकिन कई बार आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देते हैं हमको कि इसमें गलत है और वहां नहीं पूछा होता है, आप है समझ रहे हैं या कुछ ऐसा, तो इसको देख लिया कीजिए। ये जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए भी। कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। कौवा, चील, तोता, ये सब पक्षी वर्ग में है। चमगादड़ उड़ता जरूर है लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। निशाचर प्राणी है, रात्रिचर रात वाला प्राणी है और स्तनधारी है। ये एकमात्र जो उड़ सकता है, एकमात्र ऐसा स्तनधारी जो उड़ सकता है वर्तमान में जो पाया जाता है स्तनधारी। और इसने तो कमाल ही कर दिया था, कोविड वाला जब मामला उठा था तो यही चमगादड़ बैट, इसी का भक्षण किया गया था चाइना में। तो ये वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, किस कृष्ण भक्ति शाखा के संत को अग्नि का अवतार कहा गया है। अग्नि का अवतार है ना, इनकारनेशन ऑफ फायर उनको कहा गया है। कौन है। कृष्ण भक्ति शाखा के ये संत हैं और इनका नाम है वल्लभाचार्य। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ, पुष्ट मार्ग के प्रेता, जो पुष्ट मार्गी शाखा है तो उसके प्रणेता माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं, है ना। और ये जो है इन्हीं को अग्नि का अवतार कहा जाता है। वैष्णवावतार भी इनको कहा जाता है। अग्नि का अवतार का मतलब वैष्णवावतार कहा जाता है इनको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर आप देते चलिए। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी अर्थात भाभर क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है भाभर क्षेत्र, वहां पे कृषि कार्य संभव है। यहाँ ज्यादातर झाड़ियां एवं वन पाए जाते हैं। ये दो स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश का जो भाभर क्षेत्र है ककरीली पथरीली मृदा, सही है और इसी कारण से यहाँ पर ये कृषि कार्य संभव नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों सही है। कथन कारण में पूछा जाता तो ए होता ये, आर होता ये, और इसका उत्तर ए होता कि दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। अगर कथन कारण में पूछा जाता तो भाभर क्षेत्र ककरीली पथरीली मृदा वाला क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में आप जाएंगे तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनके द्वारा जो निक्षेप कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं, उनके डिपोजिशन से, उनके निक्षेपित किए जाने से इसका निर्माण होता है। भारत को कितने पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पिन क्षेत्र का मतलब है जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है उसकी बात हो रही है। क्या, पोस्टल इंडेक्स नंबर, उसकी बात की जा रही है। जो पिन होता है ना, तो पिन भारत को 9 क्षेत्रों में बांटकर, मुख्य रूप से 9 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया था। और इनमें 8 पिन क्षेत्र भारत के राज्यों संघीय क्षेत्रों से संबंधित है और 9वां पिन क्षेत्र आर्मी पोस्ट ऑफिस, जिसको एपीओ बोलते हैं, आर्मी पोस्ट ऑफिस से, और फील्ड पोस्ट ऑफिस एफपीओ जो होता है उससे संबंधित है। राज्य और संघीय क्षेत्रों की जो पिन है, तो उस तरीके से 8, आप अगर पूछा जाए केवल राज्य और संघीय क्षेत्र के तो 8 हो जाएंगे, लेकिन टोटल 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें अलग अलग सबका मतलब होता है। जैसे पिन में किस चीज का क्या मतलब होता है, ये भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे पिन कोड में क्या क्या है, आगे के अक्षर और ये कैसे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई पिन कोड है, जैसे 226010 है, तो इसमें आगे के जो पहला अंक होगा वो देश को, है ना, देश का कोई क्षेत्र उसको दर्शाएगा।
पहले 2 अंक मिलकर इस क्षेत्र के बारे में बताएंगे, उसके बाद में उपक्षेत्र की बारी आएगी, फिर लास्ट के जो फिर पहले 3 अंक मिलकर जिले को दर्शा देंगे, अंतिम जो 3 अंक होंगे, 6 अंकों का होगा ना, तो अंतिम 3 अंक जहां पे डाकखाना में उसको भेजा जाना है उसके बारे में बताते हैं। अपमार्जक मैले कपड़े से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, यानी कि जो धूल जमी होती है, जो मैला कुचैला कपड़ा होता है, तो अपमार्जक उसमें मिलाइए तो वो निकाल देते हैं सब उनमें से। जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर डाल के धुलते हैं, डिटर्जेंट्स की बात हो रही है। और अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। अब ये जरा दूसरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, अपमार्जक पृष्ठ तनाव बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? अगर पृष्ठ तनाव बढ़ाएंगे तो वो बाहर क्यों निकलेंगे, पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर दिया होता कि घटा देते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाता, ए ऑप्शन सही हो जाता। अगला प्रश्न है, करौंदा एक आवृत बीजी पौधा होता है, और दूसरा है करौंदा में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोनों बातें सही है, ये आवर्त बीजी पौधा है ना। करौंदा जो है एग्रियोस्पर्म प्लांट है, आवर्त बीजी पौधा है, और इसमें विटामिन सी, आपको जितने भी खट्टे वाले फल मिलते हैं उनमें विटामिन सी रहता है ना, और इसमें आयरन भी पाया जाता है। करौंदे का अचार बनता है, करौंदे की चटनी बनती है ना। महिला वर्ग को ये विशेष पसंदीदा ये करौंदा होता है। विक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, यानी कि जो आपकी किडनी है, तो किडनी से जो यूरिन का डिस्पोजल होता है उसकी वॉल्यूम, उसकी मात्रा क्या होगी, ये किस हार्मोन के द्वारा निश्चित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है एडीएच। एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसको बोलते हैं। उसी के द्वारा ये मूत्र कितना निकलेगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, इसका इसी के द्वारा निस्तारण किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पैट्रोपादप भी है? पैट्रोपादप है ना। तो जैसे पैट्रोपादप क्या होते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। पैट्रोपादप किसे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जिनसे पेट्रोल डीजल का निष्कर्षण किया जा सकता है, उनके स्थान पर इनका प्रयोग किया जा सकता है, इससे जो तेल प्राप्त होता है, ऑयल प्राप्त होता है। तो इनमें से जो करंज दिया हुआ है, करंज यहाँ पे पैट्रोपादप है। करंज क्या है? पैट्रोपादप का उदाहरण है। फलीदार पौधा होता है, जीव वैज्ञानिक नाम इसका होता है पोगैमिया पिन्नेटा। पोगैमिया पिन्नेटा, पोगैमिया और पिन्नेटा, इसका ये जीव वैज्ञानिक नाम होता है, फलीदार पौधा, और ये पैट्रोपादप का उदाहरण है। बायोडीजल का ये स्रोत होता है ना। ऐसे आपने जैट्रोफा सुना होगा, वही। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है लैंगिक जनन से? तो जीन के सम्मिश्रण से, या क्रोमोसोम में बदलाव से, या जीन के मिश्रण से कैसे होता है? तो ये सभी कारक हो सकते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं, तो उससे, चेंजेस इन क्रोमोसोम्स एंड मिक्सिंग ऑफ जीन्स लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, ये क्या करता है? जेनेटिक वेरिएशन को लीड करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, आनुवंशिक विचरण इन सभी के कारण हो सकता है, उपयुक्त सभी के कारण। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, वो बनवाई थी? तो दिल्ली में खगोलीय वेधशाला ही नहीं, अन्य जगह पे इन्होंने ही बनवाई थी। जयसिंह द्वितीय, जयसिंह द्वितीय ने, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उज्जैन, मथुरा, बनारस और साथ में दिल्ली, जयपुर, मतलब उज्जैन, मथुरा, बनारस और दिल्ली और जयपुर, यहां पर ये बनाई थी। ठीक है ना। जंतर मंतर जिसे कहते हैं, खगोलीय वेधशाला थी, इसका निर्माण करवाया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में, प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में शुरुआत में ही किसने किया था? तो ये किया था एम.एन. राय ने। एम.एन. राय 1922 में महात्मा गांधी ने अपना विचार प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। और उसके बाद में 24 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। और इसी संदर्भ में फिर जब एम.एन. राय की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा को गठित किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से आपसे कहा जाए कि किसने किया, तो एम.एन. राय ने किया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव वो प्रस्तुत किया गया, और भारतीय नेताओं के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया।
कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? कैंकर किस में होता है? कैंकर रोग जो होता है वो बैक्टीरियल रोग होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये रोग नींबू में होता है, लाइम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो नींबू में होता है, लेमन में ये रोग हो जाता है। और इसमें फलों और टहनियों पर कई प्रकार के लक्षण आपको दिखेंगे, पानी की तरह छोटे छोटे गोल पीले धब्बे के रूप में उसमें दिखने लगते हैं। ठीक है, और अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा, पेड़ बर्बाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य 27 दिसंबर 1945 को बना। तो 27 दिसंबर 1945 को बना, ये तो सही है, इसको टिक कर लीजिए। पूछा जा रहा है सही नहीं है, ध्यान से देखिए। और भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है, तो ये गलत दिया है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही गलत वाला उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। कई बार आप क्वेश्चन करने में गड़बड़ाते हैं। 27 दिसंबर 1945 को इसका आईएमएफ का ये गठन हुआ था, मतलब सदस्य भारत बना था। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 189, और ये संस्थापक सदस्य है उसका। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ मिलती है? यूपी की। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो मध्य प्रदेश के साथ में पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी लंबी सीमा रेखा है जो मध्य प्रदेश के साथ मिलती है? कई डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के हैं और मध्य प्रदेश से सीमा उनकी मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से, और सबसे न्यूनतम सीमा जो मिलती है वो हिमाचल प्रदेश से मिलती है। अब डिस्ट्रिक्ट आपसे अगर पूछ लिए जाए तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश की सीमा वैसे 5 राज्यों से मिलती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात मिलेगा, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, अगर मध्य प्रदेश के आपसे पूछ लिया जाए तो सिंगरौली, सागर, ये सब आपको मिल जाएंगे, छतरपुर, भिंड, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, दतिया, गुना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी के कौन कौन से जिले मिलते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले मिलते हैं, तो इसको जरा मैप पे देखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो जिले मैं बता रहा हूं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, और बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, और प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये सब सीमा बनाते हैं उसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है नीति आयोग का? नीति आयोग का गठन जब किया गया तो क्या उद्देश्य रख के किया गया था? तो नीति आयोग राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो सके इसके लिए प्रयास करता है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अब तक आर्थिक लाभ से वंचित थे, ये इसका उद्देश्य है। और दीर्घावधि के लिए रणनीतिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, ये भी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल भी हमने डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। कमेंट करके बताइए इसका नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? नीति आयोग का बताइए, तुरंत कमेंट करिए। साइट्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। 1976 में भारत साइट्स में शामिल हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1976 में इसमें इंडिया साइट्स में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना इसका क्या है? इसका मकसद है, इसका उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्पादन और केंद्र, रबड़, मोदी नगर। रबड़, मोदी नगर बिल्कुल सही है। उर्वरक, सोनभद्र। उर्वरक सोनभद्र में नहीं, आंवला जाना जाता है उर्वरक के लिए, तो डी इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। कृषि यंत्र के लिए मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ सब जाने जाते हैं, और एल्युमिनियम उत्पाद के लिए रेनिकोट जाना जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आजकल बहुत अंदर जाके प्रश्न पूछने लगा है, तो उसके लिए आपको जो भी पढ़ना है डीप में पढ़ना है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर, खानदेश, कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था इनमें से? अब इनमें से सबसे पहले ये सारे जो मध्यकालीन भारत के ये राज्य हैं, दक्षिण में इनकी उपस्थिति आपको मिलेगी, तो इसकी स्थापना आपको बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, है ना। अब जैसे जो बहमनी साम्राज्य है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के अंतिम दिनों में इसकी स्थापना हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के।
तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही सबसे पहले स्थापित हुआ था। उसके बाद में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके यहाँ पे जफर खां नामक था उसका, जफर खां नाम था उसका, जफर खां नामक सरदार था, तो वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी उसने बनाया था। बात समझ में आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब जो पहले हुआ था वो बहमनी था, और सबसे जो महत्वपूर्ण था इसमें वो गुलबर्गा प्रांत सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था इसमें। तो इसमें अब ये थोड़े से अटपटे प्रश्न हो जाते हैं, जिनका सब्जेक्ट है वो तो तैयार कर लेंगे, बाकी ये तब कैसे इसको, मैं वही बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न कुछ आते हैं आपके सामने एग्जामिनेशन में भी। निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम कहा गया है? हुज्जत उल इस्लाम किसे कहा गया है? तो ये शाह वली उल्लाह या अबू यजीद अली बिस्माती, तो ये शाह वली उल्लाह, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हुज्जत उल इस्लाम शाह अली उल्लाह को कहा गया है, और ये दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, और अब्दुल रहीम के घर में, इस्लामी विद्वान थे शाह अब्दुल रहीम, उन्हीं के घर में हुआ था। और आपसे यही पूछा जाएगा कि हुज्जत उल इस्लाम ये 18वीं शताब्दी 1703 में 21 फरवरी को माना जाता है कि इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना वो चाहता था? ऐसा कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, समाजवाद के समर्थक थे और ये सारे काम ये करना चाहते थे। नेहरू ने 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिया था। इन्होंने, इनके भाषणों में आप देखेंगे, इन्होंने जहां पर भी अपनी कुछ बातें की हैं तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था, और नवंबर 1927 में सोवियत संघ की इन्होंने यात्रा भी की थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आशफ अली, कमला रानी सिंह। 1947 के बाद की बात है, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। 1947 के बाद की बात ये हो रही है। तो अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उन्होंने, सुचेता कृपलानी का भी नाम आपने सुन रखा होगा, सुचेता कृपलानी के साथ में भूमिगत आंदोलन के रूप में जो दो महिलाएं जानी जाती हैं तो इनका भी नाम है। तो अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में ये योगदान तो दिया है, उसके 47 के बाद भी इनका सर्वाधिक योगदान था इनमें से अरुणा आसफ अली। बाकी तो आप जानते ही हैं, राबड़ी देवी भी इसमें दिया हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी पर लटका दिया था, और यही शहीदी दिवस या शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1931 की ये बात है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की? तो ये जारी किया था यूनेस्को ने। किसने जारी किया था? यूनेस्को ने। पुराना है ये सवाल लेकिन पूछा जा सकता है। यूनेस्को ने इसको जारी किया था, और जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि, भेदभाव, असमानता, शांतिपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां, इन सब के बारे में ये रिपोर्ट थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध परियोजना जो है चेनाब नदी पर अवस्थित है? सलाल, दुलहस्ती, पाकल, ये कौन सा? ये क्वेश्चन पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं किसी अन्य माध्यम से। तो ये सभी ये चेनाब नदी पर ही स्थित है, ये ध्यान रखना है। सलाल, दुलहस्ती, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और पाकल, ये सभी। अगला जो प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, यानी कि मैक्सिमम कितने समय तक रहेगा? तो अनुच्छेद 249 में खंड 1 के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें 1 वर्ष से अधिक समय के लिए वो प्रवृत्त नहीं रहेगा, ऐसा कहा गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसके तहत कोई प्रस्ताव पारित किया गया है, कहने का मतलब ये है, तो 1 वर्ष से ज्यादा वो
प्रवृत्त नहीं रहेगा, है ना। और लेकिन जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन किया जाएगा तो उसी रीत से पारित होके उस तारीख से ये आगे 1 साल तक के लिए ऐसे बढ़ा दिया जाएगा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग कई बार पूछा गया आपसे, और ये था केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में ये था। और इन्हीं संबंधों पर अपने सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में एक आयोग गठित किया गया था, उसी को सरकारिया आयोग कहा जाता है। केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में था बी शिवरमन और SR सेन। एक तो बी शिवरमन और SR सेन, ये 2 लोग इसके और सदस्य थे। 1988 में 5 साल के बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महासागर अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है? तेजी से गर्म कौन सा महासागर हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। जैसे कई महासागर आप ले लें, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो इनमें से आपको हिंद महासागर मिलेगा जो तेजी से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक, वैश्विक युवा विकास सूचकांक के 10 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया। कई सूचकांक आज मैंने इसमें डाले हैं। तो 10 अगस्त 2021 में जो ये जारी हुआ है 10/8/2021, तो इसमें भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है, तो ये 122 है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर शीर्ष स्थान आपसे पूछ लिया जाए कि किसका है, तो ये सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का शीर्ष स्थान है। और अंतिम स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये नाइजर का है। जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है ऐसे ही व्याख्या भी हम उसमें देते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक ओवरऑल जितना भी कोर्स रिवीजन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो ही जाएगी। क्वेश्चन फंसने और इसको ऐसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसा तो मेरा कोई दावा नहीं है, और क्वेश्चन फंसाने का मैं कोई वो काम भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरा काम पेपर आउट करना नहीं है, मेरा काम है आपकी तैयारी कराना, पढ़ना पढ़ाना। तो उस लिहाज से ये एक बेस्ट प्रोग्राम है। और इसमें जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो टेस्ट हो चुके हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो टेस्ट हो गए वो भी आपको मिलेंगे आपकी लॉगिन आईडी पे, और जो हम ऐप के में आपको देते हैं उस पर वो फ्रेश बिल्कुल ऐसे पड़े रहते हैं। आप उसको जब ओपन करेंगे, और एक टेस्ट आप कई बार भी दे सकते हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक का संबंध है किससे? भारतीय रिजर्व बैंक से, वित्त मंत्रालय से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 17 अगस्त 2021 को ये जारी किया गया था, ये पेश किया गया था, है ना। और इसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक और पेंशन क्षेत्र का विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है। बात समझ में आ रही है? 97 संकेतकों पर यह आधारित है। 97 इंडिकेटर्स हैं जिन पर ये आधारित है। तो इसमें सेवाओं की गुणवत्ता, सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता, उपयोग में कितनी आसानी है, कितना इजी गोइंग है, ये सब देखा जाता है। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। भी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तराखंड में चमोली जिला पड़ता है। चमोली जिले में माणा गांव पड़ता है। माणा, माणा कहीं कहीं अंग्रेजी में आपको लिखेगा, तो माणा गांव जो पड़ता है, तो वहीं पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक दुनिया का मतलब दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य के तौर पर भारत को देखता है। भारत का दूसरा स्थान इसमें दिया गया है। भारत को दूसरा स्थान इसमें दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जो अन्य देश है, तो उनका विनिर्माण के क्षेत्र में उनको भी अच्छा रैंक है, अच्छी जगह उनको दी गई है। लेकिन जो भारत है, भारत को दूसरा स्थान है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल जो स्थान है, तो उसमें कुसमैन एंड वेकफील्ड, उसकी एक है मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, तो उसकी उसी के आधार पर
जैसे उसमें कई कारक लिए जाते हैं जिससे देशों को रैंक किया जा सके, जैसे जोखिम और लागत कारक, राजनीतिक और आर्थिक जोखिम, बाजार की स्थिति, श्रम लागत, बाजार पहुंच, ये सब देखा जाता है ना। तो इसमें अमेरिका को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, भारत ने। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और विनिर्माण विशाल राष्ट्र जो चीन है उसको भी पीछे छोड़ रहा है। तो भारत में कहीं ना कहीं लोगों की रुचि बढ़ रही है, ये चीज ये दिखा रहा है। सेकंड पोजीशन ध्यान रखना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले कृषि क्षेत्रीय सूचकांक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने कृषि जिंस बाजार में दो क्षेत्रीय सूचकांक, एक ग्वारेक्स और एक स्वेडेक्स जारी किए हैं। ग्वारेक्स और स्वेडेक्स। तो जो यहाँ पे ग्वारेक्स पूछा जा रहा है आपसे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये टिक कर दीजिए। तो ये ग्वारेक्स जो है और स्वेडेक्स, ये दो हैं। तो इसमें ग्वारेक्स एक रिटर्न आधारित सूचकांक होगा। ग्वार सीड और ग्वार गम रिफाइंड के वायदा अनुबंध के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव पर यह आधारित होगा। और इसी प्रकार जो सोयाडेक्स है वो सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल के वायदा अनुबंध में। तेल में देखिए कितना ज्यादा रेट बढ़ा है इस बीच में। जो तेल आपका 100-110 का मिलता था वो सीधे 250 रुपये पहुंच, मतलब 220-10 हो गया है, 200 के आसपास पहुंच गया है। तो अब ये सब इंडेक्स जारी हो रहे हैं, सब हो सकता है यही सब चार्जेस लगे हों, मजाक की बात है, लेकिन ये स्थितियां अच्छी नहीं है। नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो रहा है जिनकी आय कम है। खिला हुआ ज्वालामुखी अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? खिला हुआ ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है हवाई द्वीप में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये हवाई द्वीप में स्थित एक सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है, सील्ड ज्वालामुखी जिसको कहते हैं, सील्ड वॉल्केनो है। हवाई द्वीप का निर्माण करने वाले 5 ज्वालामुखियों में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो किलाउआ ही है, ये ध्यान रखना। और किलाउआ ज्वालामुखी से लावा उत्सर्जित होने की चेतावनी अभी दी गई थी। कई बार प्रस्फोटन इसमें 50-60 सालों में कई बार हो चुका है, लगभग 34 बार 1952 के बाद हो चुका है। तो यही चर्चा में आने का इसका कारण था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक प्रकार की क्या है? वर्चुअल करेंसी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई के बारे में बताया कि आरबीआई दिसंबर 2021 तक अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। ये एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी होगी, ठीक है। चरणबद्ध तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर काम चल रहा है, तो उसी की ये पहल है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो इनका नाम क्या है? अवनी लेखारा। और पूछा जाएगा ये है क्या, तो ये निशानेबाज है। इतिहास रचा इन्होंने, पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, ध्यान रखना है। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? और ये किया गया है लद्दाख में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर, यानी कि 11,562 फीट की ऊंचाई पर। आप यहाँ पे थिएटर का मजा लेना हो तो जाइए। भारत की दूसरी स्वतंत्रता, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं इसके एमजी देवासहायम। एमजी देवासहायम इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की दूसरी स्वतंत्रता, इसलिए हो सकता है पूछ ली जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में निम्नलिखित में से कौन राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो ये क्या हो जाएगा? राज्य का जो वित्त आयोग होगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं, जो राज्य का वित्त आयोग है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मकर रेखा नहीं गुजरती है, कहां से? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा पर स्थित देश। और भारत में जो कर्क रेखा पर राज्य हैं उनको आपको तैयार करना चाहिए। तो मकर रेखा कहां से नहीं गुजरती है? मकर रेखा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, है ना, और फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस में है, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया से गुजरती है, लेकिन बोलीविया इसमें नहीं आया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? उसका ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। 1650 से 1870 के बीच का जो ये काल है, इसको लघु हिमकाल के नाम से जाना जाता है। लघु हिमकाल, लिटिल आइस एज अंग्रेजी में इसको कहते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में
जैसे भटकल, अरकाना, मिनिकाय, हेनरी, तो इसमें से मिनिकाय हो जाएगा जो इसमें आता है। अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आता है। भटकल, अरकाना और हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में जो है। यहाँ पे देखिए जो जो चार चार चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, तो इसकी व्याख्या फिर से समझ लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में, तो ये जो है भटकल, अरकाना और हेनरी, ये अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। और जो मिनिकॉय है ये सुदूरवर्ती द्वीप की, दो श्रेणियां हैं तो इसमें सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में ये आता है। ये आपसे पूछा जा रहा था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आप दीजिए, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। तो उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर जो चलने वाली पवनें होती हैं उनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। ट्रेडिंग, जो ट्रेड विंड होती हैं, ट्रेडिंग मत कहिए, ट्रेड कह दीजिए, ट्रेड विंड जो होती हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पछुआ पवन पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली अस्थायी पवन है, तो इन पवनों की पश्चिमी दिशा के कारण इनको पछुआ पवन कहा जाता है। और पछुआ हवाएं दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर जो चलती हैं उनको कौन सी पवन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिए सही से। ऐसे प्रश्नों को पढ़ के उत्तर दिया जाता है। अगर आप सही से प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपका उत्तर निकल आता है। कई बार प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, उनको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। आर्द्र जलवायु कहां पे मिलेगी? एक तो कोच्चि में चले जाइए, बी ऑप्शन इसका, और तीसरा आप चले जाइए तेजपुर में। यहां पर आपको आर्द्र जलवायु मिल जाएगी, कोच्चि और तेजपुर। ये यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा है, 1600 मिलीमीटर के लगभग। लुधियाना में 730 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 800 मिलीमीटर, तेजपुर में 1600 मिलीमीटर, है ना। और कोच्चि में तो 3228 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो कोच्चि और तेजपुर जो है ये क्या हो जाएंगे, ये जहां पे वर्षा ज्यादा होगी तो आर्द्र हो जाएंगे। ये दूसरा और चौथा लोकेशन के हिसाब से जहां पे वर्षा ज्यादा होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है। पुराना प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वहां पर ऐसा क्या है, उनके पास जो तकनीकी क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा है। संसाधन ज्यादा होना इसका कारण नहीं है, उसके पास बाहर से वो मंगा लेगा कच्चा माल, अच्छी तकनीकी क्षमता है तो उसको प्रसंस्करण करके अच्छे दामों पर बेचेगा। तो अग्रणी औद्योगिक देशों में आता है, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहां पर स्थित थी? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। अहिछन्न का नाम सुना है? तो अहिछन्न में ये अहिछत्र लिखा है, ये अहिछन्न मानिए इसको। अहि जो छन्न है, अहिछन्न ऐसे लिखा जाता है, अहिछन्न। तो अहिछन्न में ये उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिणी पंचाल अगर आपसे पूछता तो काम्पिल्य हो जाता। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी। मथुरा सुरसेन, मथुरा जो है वो सुरसेन की राजधानी, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं बिंद शैलों में? तो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है। बिंद क्रम की जो शैलें हैं उसमें चूना पत्थर लाइमस्टोन पाया जाता है, सीमेंट उद्योग का आधार है। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो ये डिगबोई है। ये प्रश्न क्या रिपीट हुआ है? कल में भी था, ध्यान रखिए इसको। तो ये क्या है? ये डिगबोई है। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों, जो यूएसए में कैलिफोर्निया, उनमें से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? ये पूछा जा रहा है। भारत में जो डिगबोई है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। डिगबोई 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1901 में इसकी स्थापना की गई थी डिगबोई की। और ऐसे ही जैसे कोयली भी इसमें दिया हुआ है, मथुरा दिया है, हल्दिया, तो इसकी स्थापना देख लीजिए। मथुरा वाले की 1982 में हुई थी, हल्दिया की 1975 में हुई थी, और कोयली की 1665 में हुई थी। डिगबोई 1901 में ही अंग्रेजों के समय में ही हो गई थी।
तो कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन घाटी है उसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? कैम्पबेल, पालो अल्टो, सांता रोसा, सांता क्लारा, कौन सा? तो सांता रोसा ये एक जगह है। ये पुराने क्वेश्चन उठा के ऐसे पूछ लेता है, कई बार ऐसा कर रहा है आयोग। तो सी, और पुराने का मतलब ऑप्शनल के जो क्वेश्चन थे उनको पूछ लेता है ये, जो पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था वहां से उठा लेता है। हिस्ट्री में यही कर रहा है वो। और सांता रोसा कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है, तो ये उसमें नहीं आता है, सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं। कैंपल, पालो अल्टो और सांता क्लारा ये आते हैं, सांता रोसा नहीं आता। अगला जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। ब्राजील, कोस्टारिका, पेरू, आइवरी कोस्ट, और इसको सुमेलित करना है, इसे मिलान करके आपको बताना है। ठीक है, शहर दिए हुए हैं, शहर को सुमेलित करना है, कहां के कौन से शहर हैं। रियो दी जनेरियो जो है ये ब्राजील में है, तो एक आप 3 कर दीजिए। कोस्टारिका, ये सैन जोन्स, सैन जोन्स कोस्टारिका की क्या है, राजधानी है। सैन जोन कोस्टारिका की राजधानी है, तो कोस्टारिका और सैन जोन्स को मिला दीजिए। और पेरू, पेरू जो लीमा, ये भी पूछा गया कई बार, तो ये चौथे को मिला दीजिए। और आइवरी कोस्ट, ये यामुसिको आइवरी कोस्ट की राजधानी है, यामुसिको, तो 1, तो 3241, 3241 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अटपटे थोड़े हो सकते हैं लगे आपको, लेकिन अगर आप सही से सेट करेंगे तो हो जाएंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने रखे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया से आप इसको कर सकते हैं। केंद्रीय बजट, उत्तर प्रदेश बजट, इन सबको भी हम इसमें सब कवर करते हैं। करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है इस मॉक टेस्ट का, बिजली घर और उनके राज्य सुमेलित करने हैं। कोठागुदम, रायचूर, मेटूर सब दिए हुए हैं। बन कबोरी, और इधर राज्य दिए हुए हैं, कहां का कौन सा है इसको सुमेलित कर दीजिए। तो यहां पर देखते हैं, जो कठागुदम या कोठागुदम या आंध्र प्रदेश में है, तो इसको फर्स्ट का ए हो जाएगा। रायचूर कर्नाटक में है, तो ए का 3 हो जाएगा। मेटूर तमिलनाडु में है, मिलाइए, तो सी का 4 हो जाएगा। अभी बचा बनकबोरी, ये गुजरात में है, बनकबोरी गुजरात में, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो उन लोगों तक जरूर भेजें जिनके लिए ये उपयोगी हो सकता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टेस्ट सीरीज में, आपको लगता है प्रैक्टिस के लिए ये उपयोगी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, तो आप यूपीपीसीएस 20 या यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज लिख के 6307281212 पर व्हाट्सएप करें या कॉल करके जानकारी लें। थैंक यू सो मच।